और जैसा कि नेचुरली हर फर्स्ट जनरेशन बिजनेस में होता है कि कोई बताने वाला नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो बताने वाले कोई नहीं थे। कस्टमर नया मिलने को तकलीफ़ होती है, बट वही कस्टमर अगर लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे तो वो ज़्यादा अर्निंग देता है। पर आपने ऐसे बिजनेसेस चूज़ किए जो लोग करें जिसमें उनको इन्वेंट्री मेंटेन ना करे और डिमांड हमेशा बनी रहे। Exactly. मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का गैप मेंटेन रहे। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है या मशीन्स है जिसमें स्किल्ड लेबर लगता है, तो स्किल्ड लेबर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। जिससे यानी आपको किसी को आप कोई स्किल्ड लेबर तैयार करते हैं और वो फिर उसको समझ में आता है कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ते जाती है। तो हमने ऐसे मशीन्स का डेवलपमेंट किया जिसमें स्किल्ड लेबर भी ना लगे। तो कोल्ड प्रेस मशीन आपने चूज़ क्यों करी? एक्सपेलर तो ज़्यादा ऑयल निकाल सकता है, तो यहाँ पे क्या वजह थी? गुजरात में वगैरह आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे बॉयलर यानी पीनट्स ग्राउंडनट वगैरह प्रोसेस करते हैं तो बॉयलर लगाने पड़ते हैं। तो बॉयलर जब लगाएंगे तो उनको लाइसेंसिंग का, पोल्यूशन नॉर्म्स वगैरह काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीट ग्रास कैसे बनाएं और वीट ग्रास डिहाइड्रेट करके कैसे उसको मार्केट में बेचें, उसका कुछ आइडियाज़ दिया उन्होंने। उनको वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। और वुड प्रेस का जो अंदर का ये शाफ्ट है उसका मेंटेनेंस, सारी प्रॉब्लम्स वो जब देखा उन्होंने, उसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी डालना पड़ता है, तो पानी डालने की वजह से उसमें मॉइस्चर रहता है। और पुराने ज़माने में जब हम कोलू पुराने ज़माने का यूज़ करते थे ना, तब हमारे जो पूर्वज थे वो ऑयल बनने के बाद उसको धूप में 3 दिन सुखाने रखते थे जिससे मॉइस्चर निकल जाए। नहीं तो फंगस आ जाएगा। हाँ, अभी ये कोई नहीं करता, अभी डायरेक्टली निकाल दिया और वैसे ही पैक कर दिया। हमें उतना बताया जाता है कि वुड प्रेस है, ओके है, बट वो ऑक्सीडेशन शुरू है वो किसी को पता नहीं है। इसलिए आप देखिए जो वुड प्रेस मशीन है वो 3 महीने बाद उसका बदबू आना शुरू हो जाता है। लेकिन लोग पता नहीं लकड़ी घानी को इतना वो करते हैं, लेकिन ये बहुत टीडियस प्रोसेस है। बहुत स्लो प्रोसेस है। यहीं पे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। हमारे इंडिया में बिजनेस कम्युनिटीज़ जो है, जैसे हम मारवाड़ीज़ ले, गुजराती ले, सिंधी ले, ये लोग जो भी उनका लड़का सीखेगा या नहीं सीखेगा, उसको बिजनेस में जब आना है ना तो उसको पहले सिखाते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उनको बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, और क्या क्या गलतियां हैं जो वो अगर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये सारे जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हम देते हैं। तो मेरा भी सुझाव यही है कि जब आप शुरू करेंगे तो छोटे पैमाने से शुरू करके आप खुद का बिज़नेस एक लेवल पे ले जाए, समझें उस बिज़नेस को। अब 3000 जेब में और बिज़नेस करना है तो कैसे करें, वहाँ पे उन्होंने दोस्तों के साथ डिस्कस किया और उनके लकीली दोस्त ऐसे निकले कि यहाँ भारत एग्रीटेक में दोस्त ही लेके आए, उनका पैसा खर्च करके गाड़ी में डीजल डाल के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव मॉडल्स के बारे में बताता हूं। ऐसे प्रोडक्ट्स से आपको रूबरू कराता हूं जो आपको बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, अपने सपने साकार कर पाते हैं और अमीर बनने की मंजिल तक आप बढ़ पाते हैं। ये सब आपके प्रयत्नों से होता है, आपकी मेहनत और लगन से होता है। लेकिन कई बार हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, कई बार हमें वो चिंगारी की ज़रूरत होती है जो हमारे अंदर जल रही आग को जो है वो जलाती है। तो उस पैशन को जो आपके अंदर है उसको कैसे निकालें, उसको कैसे समझें और कैसे आप ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ पे काम करें जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो मैं समझता हूँ जब हम दूसरों की सक्सेसफुल स्टोरीज़ देखते हैं, उनसे सीखते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। तो आज की पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो ना सिर्फ खुद सफल बिजनेसमैन हैं, बल्कि उन्होंने ऐसे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जो स्वरोज़गार के काबिल बन पाए, लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाए और अपने जीवन की डोर अपने हाथ में पकड़ पाए। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कड़ी है
जो अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसी कड़ी का हिस्सा हैं, क्योंकि बिज़नेस एक प्रोसेस का नाम है। तो कैसे ये सब कुछ संभव कर पाएंगे आप, और कैसे हम नई जानकारी ले पाएंगे। तो एक वो शख्सियत जो हैं बहुत ही सफल बिजनेसमैन हैं और हज़ारों लोगों को सफल बिजनेसमैन बनाया है। तो उस शख्सियत का नाम है शेखर पत्रावले, भारत एग्रीटेक के ओनर। और आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं आप जैसे, वो सब इसके बारे में जान पाएंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, कैसे हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है शेखर जी, आपका बिज़नेस कैसे करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा शेखर जी कि कैसे आपने ये अपनी यात्रा शुरू करी, और भारत एग्रीटेक अभी तक कैसे लोगों को सर्व करता रहा है, कैसे उनको स्वावलंबी और स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराता रहा है। जी सर, देखिए मेरी कहानी जो है वो शुरू हुई थी 2001 से। बेसिकली मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और हमारी जो पिताजी का बिज़नेस था, फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस था, तो वो बिज़नेस में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए हम उस बिज़नेस में मुझे आना पड़ा। जैसे मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ, मुझे उस बिज़नेस में आना पड़ा। और जैसा कि नेचुरली हर फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस में होता है कि कोई बताने वाला नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो बताने वाले कोई नहीं थे। पिताजी तो डेफिनेटली बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन वो दिक्कतों का सामना ऑलरेडी कर रहे थे। तो उससे राहत कैसे पाई जाए या बिज़नेस में अर्निंग अच्छी कैसे बनाई जाए, वो आइडिया नहीं था। तो जिस रास्ते पे चल पड़े थे उसी रास्ते पे हम चलने लगे। यानी कॉमनली जैसे फ्रेंचाइज मॉडल रहता है, एजेंसी लाइन रहता है, वैसे फर्स्ट जनरेशन को ज़्यादा मालूम नहीं रहता कि बिज़नेस कैसे खड़ा किया जाए। तो वो किसी का हेल्प, जैसे फ्रेंचाइज मॉडल हो या कोई एजेंसी हो, वो लेके शुरू करते हैं। तो वैसे ही हमारा शुरुआत हुआ। बट धीरे धीरे वो समझ में आने लगा कि हम चाहे कितना भी मेहनत करें, जैसे सर्विस में हम जितना भी मेहनत करें वो कंपनी के लिए है, वैसे ही फ्रेंचाइज मॉडल में या बिज़नेस मॉडल में हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन हमें कंपनी को देना पड़ता है। और जो भी हम मेहनत कर रहे हैं या जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं, उसका जो सक्सेस रेट है वो कंपनियों पे डिपेंड रहता है, उनकी पॉलिसियों पे डिपेंड रहता है। तो जो कंपनियों की पॉलिसी अगर चेंज हो गई तो आपका अर्निंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा, चाहे आप कितना भी उसमें मेहनत करें। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि 2015 तक हम लड़ते रहे। हमें लगा कि नहीं, आज न कल वो हमें रिज़ल्ट आने लगेगा। बट जैसे जैसे रिज़ल्ट आने लगा, जैसे हर एजेंसी लाइन में होता है कि अच्छा मार्केट शेयर आ गया तो बहुत सारे दूसरे भी लोग तैयार होते हैं, तो वो इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं, कंपनी को अप्रोच करते हैं, कंपनियों को, फिर कंपनियों को भी बढ़ना है। आपने भी देखा होगा कि किसी बड़े शहर में जैसे एक चाय का भी फ्रेंचाइज़ खुल गया तो 10 चाय के फ्रेंचाइज़ खुल जाते हैं। तो मेहनत या इन्वेस्टमेंट करके भी उसको कोई ज़्यादा इनकम नहीं मिलता। तो ये सारी दिक्कतें जब मैंने देखी, अनुभव किया, मेरा बहुत बड़ा लाइफ का चंक उसमें चला गया, नियरली 14 साल उसमें चले गए। तो फिर मुझे मेरी गलतियों का जो एहसास हुआ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो फिर मैंने ये ठान लिया कि हम हमारा खुद का एक बिज़नेस करते हैं और खुद अपना ब्रांड बनाते हैं, खुद अपने जो सिस्टम है उससे अपना बिज़नेस करते हैं। और जो हमने गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ बहुत सारे लोग भी करेंगे आगे चल के, यानी ऑलरेडी करते ही हैं, चाहे नौकरी में हो चाहे बिज़नेस में हो। तो वो गलतियाँ लोग ना कर पाए, मीन्स ना करें, और पहले ही उनको समझ में आई ये गलतियाँ हो सकती है, तो उनको भी एजुकेट कर पाए और उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि जिससे वो उनके खुद के पैर पे खड़ा हो सके और ना किसी एजेंसी, ना किसी फ्रेंचाइज पे डिपेंड रह सके, ना किसी सर्विस या नौकरी के मोहताज रहे। तो ऐसे कुछ बिजनेसेस पे हमने स्टडी किया। जो हमारा अनुभव था
उस अनुभव के बेस पे कौन कौन से बिज़नेस अच्छे हैं, क्या है, वो सारा स्टडी करके उसका लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू किया। वेरी नाइस। जी। तो जब आपने ये बिज़नेस शुरू किया एग्रीकल्चरल मशीनरी का, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि ये जो रोज़गार हैं ये लोगों के बहुत काम आएंगे और फर्स्ट जनरेशन जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो अपना खुद का स्वरोजगार करेंगे उनकी ये वाली मशीनें काम आएंगी, तो ऐसा आपने क्यों सोचा, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों चुना? नहीं, बेसिकली देखा जाए तो हम उसे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर कह सकते हैं, लेकिन ये प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। जैसे अगर हम देखें कि जो फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस ओनर्स है या जिनको फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस शुरू करना है, उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कौन सा बिज़नेस शुरू करें। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, हर कोई बोलता है कि आप ये कमा सकते हैं, आप वो कमा सकते हैं, बट फिर भी कन्फ्यूजन रहता है। तो हमने ये स्टडी किया कि ऐसे कौन से बिज़नेस हैं जो पूरा साल राउंड द ईयर चल सकते हैं। अब एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, अगर हम उससे रिलेटेड कोई बिज़नेस भी देखें तो 4-6 महीना चल जाता है फिर रुक जाता है, बट हमने इसको कॉम्बाइन किया है कि एग्रीकल्चर प्लस कमर्शियल सेक्टर, वो भी फूड डोमेन में, या जो कि खाना हर समय चलता ही है, फूड डोमेन कह सकते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट जो आप 365 दिन जिनकी मांग है और डेली कंजम्पशन के हैं, चाहे वो फूड सेक्टर हो चाहे एनर्जी सेक्टर हो। ऐसे कई सारे बिजनेसेस हमारे हैं जो 365 दिन उनकी मांग रहती है, कंटिन्यू मांग रहती है। तो हमने जो बिज़नेस मॉडल्स तैयार किए हैं वो ऐसे किए हैं कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जिसकी, यानी सबसे मेजर खर्च किसी भी बिज़नेस में क्या है, नए कस्टमर ढूंढना। अगर कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है तो उसको अगर एक ही कस्टमर कंटिन्यू आ जाए तो वो अर्निंग अच्छी करता है। जैसे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, हम बड़ा बिज़नेस देखेंगे तो रिलायंस का बात पहले आता है। तो जैसे जियो शुरू किया, उनको पहले फर्स्ट टाइम कस्टमर एक्वायर करने को खर्च आता है, बट बाद में वही कस्टमर लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहता है। तो वैसे कस्टमर नया मिलने को तकलीफ़ होती है, बट वही कस्टमर अगर लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे तो वो ज़्यादा अर्निंग देता है। तो ऐसे बिज़नेस जो डिमांड ज़्यादा हो, सेम कस्टमर की कंटिन्यू डिमांड हो आपको, तो वो अच्छा सरवाइव करते हैं। और दूसरे ऐसे बिज़नेस रहते हैं जिसमें इन्वेंट्री ना हो, यानी बहुत ऐसे बिज़नेस हैं जैसे आप जैसे एक किराना या किसी किराना शॉप में, पंसारी की शॉप में अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा चलता है काम उसका। हर दिन समझो 20,000 30,000 का उसका काउंटर है, 50,000 का काउंटर है, लेकिन एंड में जब वो नया ऑर्डर निकालता है कि आज क्या बेचा और क्या लाना है, तो 50,000 अगर वो बेच रहा है तो 55-60,000 का ऑर्डर बन जाता है जी। यानी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो उसका नए माल में ही इन्वेस्टमेंट होते जाता है। जो भी अर्निंग है उस अर्निंग में वो या तो नया माल में जाएगा या उसके रोज़मर्रा का थोड़ा बहुत खर्चा। पर आपने ऐसे बिजनेसेस चूज़ किए जो लोग करें जिसमें उनको इन्वेंट्री मेंटेन ना करे और डिमांड हमेशा बनी रहे, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का गैप मेंटेन रहे। वेरी नाइस। तो सर, जब आपने देखा कि इस तरह के बिजनेसेस हैं लेकिन लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप हो, और जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हों या जो स्वरोजगार ढूंढ रहे हों उनके इन्वेंट्री मेंटेन ना करना पड़ा हो, तो आप लोगों ने कैसी मशीनरीज चूज़ करी जिससे भारत एग्रीटेक आज पूरे देश भर में लोगों को सर्व कर पा रहा है? बेसिकली वही हमने कंसेप्ट पकड़ा कि जिन प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो और उनको जो अप्रोच करना है, कस्टमरों को अप्रोच करना है, वो किस तरह से वो अप्रोच कर पाए। तो हमने दोनों जगह पे काम किया। एक तो प्रोडक्ट लाइन पे काम किया कि वो क्या प्रोडक्ट बनाए, और दूसरा हमने काम किया कि वो मार्केट में कैसे अप्रोच करें जिससे उनके पास बहुत बड़े पैमाने पे ग्राहक आए और ग्राहकों की डिमांड उनको मिलती रहे कंटिन्यू। तो उसके लिए जैसे प्रोडक्ट लाइन का मैंने बात किया कि कम इन्वेस्टमेंट में, कम इन्वेंट्री पे, यानी इन्वेंट्री ना हो, और जो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है उससे प्रोसेस करके वो कुछ बिज़नेस कर पाए। तो ऐसी मशीनें, और उसमें और एक ज़रूरी बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है या मशीन्स है जिसमें स्किल्ड लेबर लगता है।
तो स्किल्ड लेबर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। जिससे यानी आपको किसी को आपको स्किल्ड लेबर तैयार करते हैं और वो फिर उसको समझ में आता है कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ते जाती है। तो हमने ऐसे मशीन्स का डेवलपमेंट किया जिसमें स्किल्ड लेबर भी ना लगे। मेरे दोस्तों की सहूलियत के लिए अगर आप बता पाएँ कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे आपको लगता है स्किल्ड लेबर होना बिज़नेस को मेक और ब्रेक कर सकता है। जी देखिए, जैसे अभी एक कॉमन जिसको सबको समझ में आया, ऐसा एक मेरे जहन में ऑलरेडी मैंने एक्सपीरियंस देखा है एक हमारे फ्रेंड का। उन्होंने एक होटल शुरू किया था। अब होटल तो हर जगह पे चलता है, यानी बेस्ट बिजनेस है आज की इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री। तो उन्होंने एक अच्छा होटल शुरू किया और जगह मीन्स मेन मार्केट में जगह चाहिए थी बिकॉज़ नज़दीक रहे लोगों को आने जाने के लिए। तो रेंट पे एक जगह ली। रेंट भी उसका महीने को 50,000 रुपये था और खुली जगह थी। उस पर उन्होंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो आज की डेट में बनता है तो वो बना लिया। नियरली 50 लाख इन्वेस्ट कर लिए, बना लिया। काफ़ी अच्छा सोबर ने ये बना लिया इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो उसके शेफ़ और जो बाकी वर्कर्स हैं उनको भी उन्होंने मंगाया कहीं से। वो जो एजेंसियां रहती है वो उनको रेफ़र करती है, तो उन्होंने उसमें भी 20 लाख इन्वेस्ट करके मंगा लिया। अच्छा, उनको एडवांस दे दिया? एडवांस दे दिया, क्योंकि अच्छे शेफ़ और अच्छे काम करने वाले लोग भी तो चाहिए थे, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री थी। तो इन्होंने इनका काम कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारा कर दिया। इनका रीज़न ये था कि इन्होंने एक दो ऐसे देखे थे और उनको लगा कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे। उनका कैसे चल रहा है वो उन्होंने इंटरनली तो नहीं पूछा था, तो उनको सिर्फ कलेक्शन मालूम था। तो इनका टारगेट था कि मुझे हर दिन का 1 से 1.5 लाख रुपए कलेक्शन अगर आ गया तो मेरा ब्रेक इवन बन जाएगा और मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। धीरे धीरे नियरली 3-4 महीने में उनका कलेक्शन भी अच्छा चालू हो गया, क्योंकि शेफ़ अच्छा था, सर्विंग करने वाले लोग अच्छे थे। धीरे धीरे जैसा ही बिज़नेस बढ़ते गया तो जो लेबर थे या शेफ़ था उनकी डिमांड्स भी वैसे बढ़ते गई, यानी एडवांस मांगना। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस, ये तो एक होटल इंडस्ट्री है बट ऐसे बहुत सारे जगह पे है जहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर लगता है और वो जैसे ही आपका बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाता है उसकी डिमांड भी बढ़ते जाती है। तो उनकी भी डिमांड बढ़ने लगी। बिज़नेस इनका तब तक 70-80 हज़ार काउंटर पे चल रहा था। इनको लगा चलो आज ना कल वो रिकवर हो जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत एडवांस देते गए। बट एक समय ऐसा है कि उनको अभी वो उनकी लिमिट से बाहर हो गया, तो उन्होंने बोला अब एडवांस नहीं दे पाऊँगा। जैसे ही एडवांस बंद हो गया वैसे ही वो पूरी की पूरी टीम चली गई, दूसरी तरफ चली गई जिनको और अच्छा ऑफ़र मिला। इन्होंने कहा चलो वो गई, दूसरी लाएंगे। दूसरी टीम आ गई बट वो शेफ़ वो टेस्ट नहीं दे पाया जो पहले का शेफ़ दे रहा था, क्योंकि वो लोगों की जुबान पे टेस्ट चढ़ चुका था। हाँ, तो धीरे धीरे पूरा मीन्स स्लो डाउन हो गया, बिज़नेस थोड़ा स्लो हो गया। तो एक्सपेंसेस बढ़ते गए और इनकम जो है कैश फ्लो कम हो गया। तो जाए मीन्स हम सोच सकते हैं लॉस में आ गया, तो उन्होंने वो क्लोज़ कर दिया। यानी कोई अगर उसके हाथ में इन्वेस्टमेंट था, जो होटल ओनर था उनके हाथ में इन्वेस्टमेंट था, बट उसका इनकम जो है वो स्किल्ड लेबर पे था। तो आपने ऐसा सोचा कि लोगों को वो बिजनेसेस दें जिसमें स्किल्ड लेबर ना हो। हाँ। और लोगों पे किसी दूसरे पे डिपेंडेंस ना हो। एग्जैक्टली। मतलब आप एक तरह से फुली इंडिपेंडेंट बन पाएँ। हाँ। तो ऐसी कौन कौन सी मशीनरीज आपने शुरुआत में चूज़ करी जिससे आपने शुरू किया मैन्युफैक्चरिंग अपनी? देखिए, पहले तो हमने शुरू किया कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर्स, जो नेचुरल तरीके से कोल्ड प्रेस में ऑयल निकालता है। उसमें भी हमने जो मशीन डिज़ाइन की वो डिज़ाइन ऐसे की कि जो इवन लेडीज़ या बुज़ुर्ग चला सके। बहुत सारे ऐसे मशीन्स थे इंडिया में जो काम तो करते थे बट लेबर भी ज़्यादा लगता था और कुछ मेंटेनेंस आ गया तो विदाउट कोई उसका स्किल्ड लेबर वो नहीं बनता था। बट अपने मशीनों में ये है कि कोई भी आदमी बड़े आराम से उसको रिपेयर भी कर सकता है खुद, यानी इतना आसान हमने बना दिया। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो 50-55 की उम्र में खुद का बिज़नेस कर रही है और वो मेंटेन भी खुद कर सकती है। वेरी नाइस। यानी ऐसी मशीन ने पहले शुरू की, फिर कोल्ड प्रेस के बाद फिर हमने उसमें डिहाइड्रेटर मशीन्स लाए जो हर कोई घर पे भी आराम से काम कर सकता है।
उसके बाद फिर वुड पैलेट एक सेगमेंट है, वो मशीनें हमने लाई, कैटल फीड की मशीनें लाई, फिर सॉडस्ट की मशीनें लाई, वुड चिपर लाया, जिसकी डिमांड, यानी ये ऐसे बिज़नेस है जो बहुत सारे लोगों ने तो सुने भी नहीं होंगे जी, बट इसकी डिमांड इतनी अच्छी है कि आज जो भी लोग ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको अच्छा खासा डिमांड आ रहा है। और जैसे एक एग्ज़ाम्पल वुड पैलेट का ले लेते हैं, तो उसमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कम जगह पे तो शुरू हो ही जाता है वो, बट प्रोसेस बहुत सिंपल है। उस प्रोसेस से आप दिन में बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो 4-4, 5-5 टन कमा रहे हैं आराम से, छोटे यूनिट से। और 5 टन अगर वो बना पा रहे हैं तो दिन का 20,000 रुपये का अर्निंग उनको मिल रहा है। 6 लाख रुपए महीना बिल्कुल, एक मशीन से। एक मशीन और इस से। मशीन की कॉस्ट कहाँ से शुरू होती है? वो नियरली 10-12 लाख में पूरा सेटअप बैठ जाता है, पूरा सेटअप बैठ जाएगा। और उसमें जैसे मैंने कहा कि हर वक्त नया कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बोला, एक हमारे जो कस्टमर है जो हर दिन 4-5 टन बनाते हैं, तो उनका एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सप्लाई है। जो कंपनी दवाइयाँ वगैरह बनाती है, एक छोटी सी क्या बोल सकते हैं हम उसको, मिड स्केल इंडस्ट्री या MSME है, मीडियम इंडस्ट्री है। और उसमें वो दवाइयाँ बनाते हैं। उनको हर दिन उनको बॉयलर को वो लगता है, और उनको हीट जो लगती है जनरेट होना, वो कंसिस्टेंसी लगती है, तो पैलेट उनको ज़रूरी है। तो वो एक ही कस्टमर को हर दिन 4-5 टन आराम से लगता है। तो वही कस्टमर से वो अभी 2 साल 3 साल से सप्लाई वही चालू है, नया कस्टमर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो बनाएंगे, सप्लाई जाएगा, पेमेंट उनके अकाउंट में आते जाता है। और अगर वो ज़्यादा कस्टमर्स बना लें तो उनको तो शायद और मशीन लगाने की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो इनकम भी बढ़ेगी। इनकम भी बढ़ती है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे एक तरह से रिपीट ऑर्डर आना भी बिल्कुल संभव हो रहा है। बिल्कुल। और इन्वेंट्री भी मेंटेन नहीं करना है। इन्वेंट्री भी मेंटेन नहीं करना है। हर दिन उनको पता है कि कल क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कल 5 टन मुझे देना है, तो उतना वो प्रोक्योर आज कर लेते हैं, रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस कर देते हैं, बेच देते हैं। सेम केस है कैटल फीड में भी। जैसे उनके कस्टमर्स फिक्स्ड कस्टमर्स हैं, कुछ रिटेलर्स हैं जिनको ये होलसेल से माल देते हैं, तो उनको पता है कि ये 2 दिन में उनको इतना लगना है, उतना वो रेडी करके रख देता है। बहुत बढ़िया। तो कैटल फील्ड तो फिर से वही है कि उसमें मास डिमांड है। हमारा तो पशुओं का देश है। बिल्कुल। मवेशी इतने सारे हैं, हर गांव देहात में मवेशी हैं, और अब तो ज़्यादा दूध की पैदावार चाहिए, तो उनको इस तरह के फूड प्रोडक्ट खिलाने पड़ते हैं। और उसमें एक ख़ास बात है कि आप विटामिन मिनरल्स भी ऐड कर सकते हैं। राइट। उसका सारा ट्रेनिंग हम देते हैं, यानी जो भी बिज़नेस हम बताएंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हम देते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना रहता है कि ट्रेनिंग तो कहीं से भी मिल जाएगी, बट होता ये है ना कि जैसे हम कोई MBBS कर रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो एक इंस्टीट्यूट रहता है वो काफ़ी रिकग्नाइज्ड रहता है, और एक इंस्टीट्यूट रहता है वो कॉमन रहता है। डिग्री तो मिल जाती है दोनों को, बट जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रैक्टिस लिया जाता है, उसको काफ़ी अच्छी तरह समझाया जाता है, तो वो काफ़ी आगे निकल जाता है। यानी अगर वो प्रैक्टिस उसकी देखी जाए, जब वो MBBS होके बाहर निकलता है, तो वो दिन का समझो 200 पेशेंट चेक कर रहा है और उनको रिज़ल्ट आ रहा है। वहीं पे दूसरा जो है वो MBBS ही है, लेकिन 10-20 पेशेंट पे वो उसको रुकना पड़ता है। तो वैसे है, जैसा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है उस हिसाब से ही आपका एक बेस बन जाता है। तो जैसे आपकी ये एनिमल पैलेट मेकिंग मशीन है, तो यहाँ पे वो लोग अपने ब्रांड्स में निकालते हैं या सिर्फ कस्टमर का काम करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, जैसे कैटल फीड में अगर हम देखेंगे तो उनके बहुत सारे कस्टमर के खुद के ब्रांड बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो लोकल लेवल पे भी कर रहे हैं जहाँ पे उनको ब्रांड की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे लोगों को पता है कि इस जगह पे मुझे ये क्वालिटी का मुझे कैटल मिल रहा है फीड, क्योंकि वो कैटल फीड भी ऐसा है ना कि रिज़ल्ट इमीडिएटली आपको 1 हफ्ते में समझ में आ जाता है। तो जैसा ही उनको रिज़ल्ट आने लगा, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर हैं कि जिनको अभी ब्रांड भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको 2-2 महीने पहले से बुकिंग आ रही है, क्योंकि लोकल लेवल पे ही सप्लाई लोकल लेवल पे सप्लाई है।
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने 2 मशीनों की बात करी, दोनों में स्केलेबिलिटी है कि मतलब आपने एक मशीन लगाई, काम मिला, बढ़ गया काम, आप दूसरी मशीन लगा सकते हैं या उससे बड़ी मशीन लगा सकते हैं और अपने काम को बढ़ा सकते हैं जी। क्योंकि अब तो पैन इंडिया काम चल रहा है और अब तो एक्सपोर्ट भी बहुत आसानी से हो रहा है। और मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि जैसे आपकी कोल्ड प्रेस मशीन आपने बताया, तो आपने यहाँ पे भी स्केलेबिलिटी है बहुत भाई, अगर आपने ऑयल बनाया, कस्टमर का एक तो निकाला तेल पिलाई करके और एक अपने ब्रांड में निकाल दिया, और अगर आपका ब्रांड पॉपुलर हो गया, अगर आपने क्वालिटी कंसिस्टेंसी रखी तो जाहिर सी बात है वो पॉपुलर होगा ही होगा। तो वहाँ पे भी स्केलेबिलिटी है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरे मार्केट्स ढूंढ सकते हैं लोकल मार्केट के अलावा, क्योंकि आज डिलीवरी बहुत आसान है। जैसे हम देखते हैं अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये तो अपने प्लेटफॉर्म्स पे करते ही करते हैं, लेकिन आज ट्रांसपोर्ट इतना आसान हो गया, कुरियर चार्जेस इतने रीज़नेबल हो गए कि बड़े आसानी से आप कहीं भी भेज सकते हैं बहुत। तो ये आपने एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा। तो जब आपने ये फैक्टर देखा तो कोल्ड प्रेस मशीन की अगर मैं बात करूं तो कोल्ड प्रेस मशीन आपने चूज़ क्यों करी? एक्सपेलर तो ज़्यादा ऑयल निकाल सकता है, तो यहाँ पे क्या वजह थी? देखिए सर, एक्सपेलर की बात अगर हम करें तो उसमें बहुत सारा लेबर यानी टेडियस जॉब है। जैसे हम सरसों पिराई करते हैं तो सरसों को 6-6, 7-7 बार डालना पड़ता है, जो बोल टाइप एक्सपेलर है, और उसमें कंटिन्यू काम भी ज़्यादा है। बहुत सारे अगर आप बिहार, यूपी या छत्तीसगढ़ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह देखेंगे जहाँ पे लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं, 6-6 बार लोगों को पिराई करके एक ही सीर दे रहे हैं, और उसके बावजूद वो दिन का सिर्फ 300 किलो 400 किलो पिराई कर पा रहे हैं। जबकि वहीं पे अपनी जो कोल्ड प्रेस मशीन है उसकी डिज़ाइन ऐसी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार में ही पूरा के पूरा उसमें जो ऑयल है वो लगभग एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जैसे तो एक ही बार में हो जाता है। हाँ, वैसे तो एक ही बार में हो जाता है, बट अभी लोगों को आदत पड़ी है ना कि 6 बार डाल के देखने की। तो हमारे कस्टमर 2 बार जब डाल के देते हैं उनके ग्राहकों को, तो वो खुद पूछते हैं कि भैया और एक बार डालना है क्या? तो वो देखता है कि अभी तो सिर्फ पाउडर लग रहा है, तो वो फिर रुक जाता है। तो उस वजह से दिन में जहाँ पे 300-400 किलो ही लोग कर पा रहे थे, वहाँ पे अपनी मशीन से 1 टन 1.5 टन आराम से कर पा रहे हैं। प्लस तो क्वालिटी भी मेंटेन रहती होगी। क्वालिटी भी काफ़ी मेंटेन है, बिकॉज जो आपका खल है वो तो गर्म होके आएगा, और 72 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर जो क्वालिटी पहले रहती है वो क्वालिटी नहीं रहती, न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर से दोबारा रिपीट आ जाएगा, तो वो दिक्कत आती है क्वालिटी में। तो क्वालिटी इससे बहुत बेहतर मिलती है। हमारे जो ग्राहक है जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनका जो ग्राहक है यानी उनके पास जो पिराई को आता है वो बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, आज की डेट में टाइम किसी के पास भी नहीं है। लोग पिराई के लिए लेके आता है तो 4-4, 6-6 घंटा टाइम नहीं लगता, मीन्स उनका टाइम नंबर नहीं आता। वहीं पे अपनी मशीन पे वो जैसे ही आ जाते हैं आराम से फटाफट निकाल लेते हैं, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा उनको मिलता है, वो टेस्ट भी अच्छा मिलता है। तो लोगों की जो डिमांड है वो उनकी डिमांड के अनुसार ये सर्विस दे पाते हैं। तो इसलिए हमारे जो ग्राहक हैं जो पिराई करके उनके ग्राहकों को देंगे तो उनका इनकम काफ़ी बढ़ गया है। तो उस लिहाज से हमारे ग्राहक खुश हैं क्योंकि उनके ग्राहक उनसे बहुत खुश हैं। तो ये एक चेन बन गई है। बिल्कुल। शेखर सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने कस्टमर का भी ख्याल रखा है, क्योंकि क्वालिटी आप कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो क्वालिटी वाला फैक्टर है कि डिमांड सप्लाई का गैप, उसके बाद कंसिस्टेंसी रहे और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। तो आपने जब क्वालिटी की बात करी है तो मैं देख रहा हूँ हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं वो कोल्ड प्रेस ऑयल लेना पसंद करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स उसके ख़राब ना हों, और यहाँ पे ग्राहकों को उनके सामने ही मिल जाता है। ट्रू। तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं लाइसेंसिंग की, तो वो लाइसेंसेस जो हैं वो आपकी कस्टमर्स को ज़्यादा टीडियस प्रोसेस ना लगे। मैं समझता हूँ आपने ऐसी मशीनों का चुनाव किया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं लीगल सेंस में। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या ये फैक्टर था आपके माइंड में? हाँ, देखिए वो भी फैक्टर है कि बहुत सारे जैसे आपको बोल्ट वाले मशीनें हैं, तो बोल्ट वाली मशीनों में बहुत सारे लोगों को बॉयलर लगाना पड़ता है।
तो जब वो उनको बॉयलर लगाना है, यानी अब गुजरात में वगैरह आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे बॉयलर यानी पीनट्स ग्राउंडनट वगैरह प्रोसेस करता है तो बॉयलर लगाने पड़ते हैं। तो बॉयलर जब लगाएंगे तो उनको लाइसेंसिंग का, पोल्यूशन नॉर्म्स वगैरह काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो भी फैक्टर हमने ज़रूर कंसिडर किया है कि लोगों को काफ़ी आसानी से जो भी उनके जो लाइसेंस है, नॉर्म्स है, वो बड़ी आसानी से बन जाए। जैसे अभी कोई कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सपेलर लगा रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करके उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। FSSAI का फिर आप जो उनका रेगुलर लाइसेंस है वेट्स एंड मेजरमेंट का, अगर वो खुद का ब्रांड बना के दे रहा है तो ऐसे जो भी लाइसेंस है गवर्नमेंट के, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। जी, तो इसके अलावा और कौन कौन सी मशीन्स हैं जिसमें आपने कदम रखा और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है? ख़ास करके मैं जानना चाहूँगा डिहाइड्रेशन वाली जो मशीन्स हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत सारे हमारे किसान हैं जब प्राइस नहीं मिलता है तो फेंक देते हैं और उससे उनकी फसल में जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती है, तो उसको मेंटेन करना, बेचना, वो तो और ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन हो जाता है, तो वो फसल को ऐसे ही बहा देते हैं, फेंक देते हैं, सड़कों पे डाल देते हैं। तो उससे आपने क्या सबक लिया और लोगों को कैसे मदद करी आपने? देखिए, जैसे आपने बहुत सही कहा, बहुत बार ऐसा होता है कि किसानों को रेट ही नहीं मिलता। उनके जो प्रोड्यूसर्स है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जब हो जाए, बम्पर प्रोडक्शन हो जाए, तो डिमांड और सप्लाई का रेशो बिगड़ जाता है। यानी डिमांड कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो रेट डाउन हो जाता है, तो बहुत बार वो फेंकना पड़ता है। तो वो भी दिक्कत बहुत सारे लोगों को आ रही थी। तो उससे डिहाइड्रेशन ये सपोर्ट करता है कि जैसे आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई आज रेट नहीं है, अब ये जितने भी सब्जियां वगैरह है वो ख़राब हो जाती है, सड़ती है, इसलिए लोग उनको फेंकना पड़ता है। बट जब आप डिहाइड्रेट करते हैं उसको, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, जो भी उसमें ये है वो इंटैक्ट रह जाता है और उसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है। मीन्स आपने उससे पानी निकाल दिया तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बंद हो गई और वहीं पे फिर उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है उसमें आपको डिहाइड्रेट करने की। तो उससे भी आप जो भी वो बचा सकते हैं, आपके जो प्रोड्यूसर्स है वो फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समय रेट नहीं मिल रहा है तो बाद में मिलेगा। जैसे मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में किसानों ने ट्रॉली की ट्रॉली लहसुन जो है गंगा जो भी नदी थी नर्मदा में बहा दिया और उससे उनको बहुत लॉस हुआ। अगर वही लहसुन वो डिहाइड्रेट कर लेते तो शायद दूसरे मार्केट में, उस मार्केट में नहीं है तो दूसरे मार्केट में, क्योंकि अब वो छोटा हो जाता है, वेट कम हो जाता है और उसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं, तो दूसरे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और वहाँ पे उनको कई गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जबकि यहाँ पे भाव नहीं मिल रहा, वहाँ पे कई गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये डिहाइड्रेशन की प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब हम धूप में सुखाते हैं तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं होती, काला पड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो आपके ये जो डिहाइड्रेशन मशीन्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होती हैं और इनको कौन कौन से मेरे दोस्त हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस तरह का बिजनेस कमर्शियल लेवल पे शुरू करके किसानों की भी मदद कर सकते हैं? क्या स्केलेबिलिटी है इसमें सर? बहुत बड़े स्केलेबिलिटी पे करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक कस्टमर थे जिन्होंने मीन्स किसान ही थे, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रहा था कि क्या प्रोड्यूस बनाए, क्योंकि रेट हर जगह पे डाउन जा रहा है। तो वो यहाँ आए, उन्होंने डिस्कस किया, तो हमने उनको सुझाव दिया मेडिसिनल हर्ब के बारे में। तो वो बोले नहीं, मुझे अब मोरिंगा अगर करना है तो दिक्कत आएगी, कलेक्शन वगैरह। तो हमने उनको वीट ग्रास कैसे बनाए और वीट ग्रास डिहाइड्रेट करके कैसे उसको मार्केट में बेचें, उसका कुछ आइडियाज़ दिया। उनको वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, पसंद भी आ गया। उन्होंने एक छोटी मशीन ली जो रूम में बैठ जाए, सिंगल फेज़ पे चलने वाली मशीन थी वो, हालांकि 3 फेज़ पे वो कंटिन्यू चला सकता है, तो उन्होंने वो 3 फेज़ की ली। सिंगल फेज़ पहले उनको लगा था, बट उन्होंने जब 3 फेज़ लिया वो दिन रात वो चला सकते थे। तो चालू तो किया उन्होंने, वीट ग्रास खुद बनाना शुरू किया
छोटी सी जगह पे। और जैसा ही वो व्हीट ग्रास बनता, वो साइकिल था, तो वो हार्वेस्ट करके इमीडिएटली डिहाइड्रेट करके, बहुत बड़ी क्वांटिटी भी नहीं थी, क्वांटिटी छोटी ही थी, बट उसका जो रेट था वो साइकिल फास्ट हो, हाँ साइकिल भी फास्ट था, और मेडिसिनल हर्ब है तो रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा था। और उनको कहीं बेचने को जाना नहीं था, सारा उनका ऑनलाइन हमने उनको कैसे करना है वो पूरा आइडिया दिया था, तो वो ऑनलाइन उनका सेल होने लगा और एक अच्छा खासा ब्रांड उनका बन गया। उससे वो घर में ही मशीन लगा के, यानी वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे तो घर में ही उन्होंने मशीन लगाया था, तो घर में ही मशीन लगा के वो काफ़ी अच्छा महीने को कमा रहे हैं। और ऑर्डर्स जो है वो ऑनलाइन आते हैं, उनको सिर्फ पैकिंग करके भेजना है। मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि यंगस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी एक मशीन सेटअप कर लें और अपने लोकल मार्केट में जो भी सबसे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, जिस समय जो ज़्यादा मिल रही है, मान लीजिए फ़र्ज़ करिए मटर का सीज़न है, अगर मटर बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है तो मटर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। टमाटर अगर बहुत सस्ते मिल रहे हैं तो टमाटर को डिहाइड्रेट करके रख सकते हैं और बेच सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में तो ये है कि अगर मान लीजिए कि कहीं किसी मार्केट में उस समय 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं, तो लोग डिहाइड्रेटेड या नहीं मिल रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि कई बार सीज़न में शॉर्टेजेस होती हैं। जैसे हमारे दिल्ली में भी थोड़े दिनों पहले टमाटर नहीं मिल रहे थे, बहुत महंगे थे, तो ऐसे में वो डिहाइड्रेटेड टमाटर यूज़ करते हैं। और बहुत सारे शेफ्स तो वही यूज़ करते हैं डिहाइड्रेटेड। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे यंगस्टर्स के लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन भी हो जाए। राइट। तो मुझे लगता है कि आप इससे सब्जियां हैं, फल हैं, या कोई भी चीज़ जो है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो सब आप प्रिजर्व करके आगे सेल कर सकते हैं। लोग यूएस तक भेज रहे हैं। बिल्कुल सर। अब मतलब एक टमाटर, सिंगल टमाटर यूएस में $1 से ज़्यादा मिलता है। वेरी ट्रू। $1.5 $2 में एक टमाटर मिल रहा है। तो अगर आप सोचिए यहाँ से वो लोग डिहाइड्रेटेड टमाटर लेते हैं तो कितना बड़ा पोटेंशियल। हमारा तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, पोटेंशियल काफ़ी बड़ा है अभी लोगों को। लेकिन क्या है उसमें, जैसे मेडिसिनल हर्ब हमने बोला, तो उसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी भी टमाटर वगैरह के लिए बहुत सारे लोग उतना उनको जानकारी नहीं है कि कैसे वो स्केल अप करें, बट मेडिसिनल हर्ब हो गया या रेडी टू ईट फूड हो गया, उसमें काफ़ी बड़ा डिमांड है और एक्सपोर्ट भी काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसे लिटरली अभी हमारे एक कस्टमर है, उन्होंने पाव भाजी रेडी टू ईट बनाया है, तो उसकी काफ़ी डिमांड है, एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिसपे वो आप कर सकते हैं, बट फिर वही है कि आपको शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा आपको उसमें मेंटेन रखना पड़ेगा कुछ दिन, कैसे मार्केट आप पकड़ पाए, उसके बाद आपका फिर एक फ्री फ्लो शुरू हो जाता है और आप में कॉन्फिडेंस आता है अल्टीमेटली जब आप एक बार शुरू कर लेते हैं तो। राइट। और नए नए आइडियाज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ तो फिर मिलती जाती हैं एक बार राह खुल जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब शेखर सर, आप में और कौन सी मशीन्स हैं जो आपने लोगों को उन मशीनों की मदद से उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराया? ऐसी और कौन कौन सी? बहुत सारी ऐसी मशीन, जैसे मैंने कहा कैटल फीड का है, हमारे एक कस्टमर है जो कैटल फीड से हर दिन काफ़ी अच्छा सप्लाई भी है और अच्छा कमा रहा है। यानी उन्होंने शुरू तो किया था खुद के लिए, एक गांव में उनका 10 जानवर थे और उनको जो मार्केट से जो ब्रांडेड कैटल फीड सो कॉल्ड मिल रहा था उससे वो रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने सोचा मैं खुद ही बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि खर्च हो रहा है, टाइम तो है, मैं बना लेता हूँ। उन्होंने बनाना शुरू तो कर दिया, बट उनको जो हमने कॉम्पोजिशन बोला था उससे उनको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने लगा और उनको बचत भी होने लगी, क्योंकि जो वो पहले ब्रांडेड लेते थे वो थोड़ा हाई कॉस्ट पे लेते थे और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने लगा। तो धीरे धीरे उनके जो नज़दीक के फ्रेंड थे ना, वो भी देखने लगे कि यार ये हमारे जैसा ही उतना ही है और अच्छा खासा उसका मीन्स फैट अच्छा बढ़ रहा है, कैटल का हेल्थ अच्छा बढ़ रहा है और इसको इनकम अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ही उसको डिमांड करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उनको सप्लाई करने लगे। तो वो छोटी मशीन लेके गए थे, अब वो छोटी मशीन उन्होंने उनके किसी रिश्तेदार को दे दी, बड़ी मशीन लगा के वो अभी उनको सप्लाई करने लगे। तो बड़ी मशीन यानी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिर्फ 3-3.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में हर दिन वो 4 से 5 हज़ार उनका कमाई शुरू हो गया, अर्निंग शुरू हो गया, और उन्हीं के दोस्तों में।
वो अपने घर में रहते हुए कितनी कन्वीनियंस है। आप देखिए मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी के तलाश में शहर भागते हैं, कई कई महीने तक नौकरी ढूंढते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर नौकरी छूट जाती है, दूसरी नौकरी ढूंढते हैं और अपने घर से दूर रहते हैं, तो वहाँ के खर्चे अलग, फिर घर के खर्चे अलग। तो यहाँ पे तो कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है कि अपने ही घर में रहो, अपने ही गाँव में रहो, अपने शहर में रहो और अपने परिवार के साथ रह के बिजनेस करो। बिल्कुल। तो ऐसे रोज़गार आपने जब तलाशे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चैलेंजेस बहुत आते होंगे कि जब कोई भी आदमी काम शुरू करता है तो उसके सामने मशीन को ढूंढना, क्योंकि मार्केट तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। भारत एग्रीटेक अगर लोगों को सर्व कर रहे हैं तो शेखर जी आपने कैसे देखा कि लोग परेशान होते हैं क्या, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, क्योंकि अल्टीमेटली लोग आपके पास आते होंगे, आपको अपनी कहानी सुनाते होंगे कि भाई सीधे हमको तो हर किसी को तो भारत एग्रीटेक के बारे में पता नहीं है, और भी लोग हैं मशीन जो इस तरह की रख रहे होंगे, तो उस केस में क्या क्या कहानियाँ आपको पता लगती हैं? ऐसे बहुत सारी कहानियाँ पता लगती हैं। बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना शुरू में करना पड़ता है। जैसे कोई बिज़नेस सोच के चालू कर देता है और कहीं पे एक एग्ज़ाम्पल के लिए सेम दिखने वाली मशीन हमारे पास भी है, हम इतना कम में देंगे, उतना कम में देंगे बोल के फिर लोग उधर जाते हैं, लेके आते हैं और फिर उनको समझ में आता है कि हम जो रिज़ल्ट चाह रहे थे वो रिज़ल्ट तो मिल नहीं रहा। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक दो लड़के थे, चौहान और राठौड़ बोल के, जालना डिस्ट्रिक्ट में। तो एक इंजीनियर था, एक B.Pharm है। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो महिंद्रा CA में पूना में सर्विस को गए, महिंद्रा CI में। तो वही जैसे आपने कहा कि नौकरी में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा था। वो एज ए ट्रेनी ज्वाइन हुए तो जो भी उनका सैलरी था उस सैलरी पे उनका वहाँ का खुद का गुजारा नहीं हो रहा था और वो परेशान हो गए कि मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया कि घर का कुछ खर्चा संभाल पाए, बट अभी मुझे ही घर से वापस मांगना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा परेशान हो गए और वहीं पे भी टाइमिंग जाने का आने का, उसमें ट्रैफिक जाम में परेशान होना, तो लाइफ में वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि जो उन्होंने सपने देखे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बिज़नेस करेंगे। किसी ने कहा कि ये अच्छा बिज़नेस है ऑयल का, तो वो ऑयल के बिज़नेस करने के लिए मीन्स मोटिवेट हो गए। उन्होंने उनके दोस्त को पूछा जो उनका बचपन का दोस्त था, B.Pharm उन्होंने किया था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम मिल के करते हैं। तो गांव में उन्होंने मिल के करना डिसाइड किया और घर से 2-2 लाख रुपए लिया उन्होंने, खुद का बिज़नेस करेंगे बोल के। और वो लेने के बाद फिर भारत एग्रीटेक का उनको पता था। तो सामने क्या हुआ, उसी दौरान उनका कहीं दूसरी मशीन पे ध्यान गया और वो मशीन उनको काफ़ी कम में मिल रही थी, 1.5 लाख समथिंग, वुड प्रेस था वो, और अपनी मशीन तब 4 लाख की थी समथिंग। तो वो बोले यार ये महंगी है 10 HP की, वहीं पे वो ले लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने वो 4 लाख बैलेंस था तो 2 मशीन ले ली। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। जैसे नेचुरल ऑयल की डिमांड तो काफ़ी है, तो डिमांड तो आ रही है, बट जब उन्होंने वो मशीन लगाया ना तब उनको दिक्कत समझ में आ गई कि इससे काम ऑयल तो निकल रहा है बट 1 घंटे को एक जगह पे सिर्फ 15 किलो प्रोसेस हो रहा है, वो भी ग्राउंड नट। अगर वहाँ पे सैफ्लॉवर भी बहुत बड़े पैमाने पे था, करडी, हाँ करडी जिसे कुसुमा जिसे बोलते हैं, तो उसको उनको अगर प्रोसेस करना है तो डीशेलिंग करना पड़ता था, डिकॉर्टिफायर करके फिर प्रोसेस करना, यानी लेबर कॉस्ट भी बढ़ गया और 1 घंटे में 15 किलो ही वो प्रोसेस कर पा रहे थे। यानी प्रोसेस करने के बाद फिर उससे 25% 30% जो भी ऑयल आएगा उतना ही ऑयल वो बना पा रहे थे। तो फिर उसकी खल निकालने की दिक्कत, वुड प्रेस का जो अंदर का ये शाफ्ट है उसका मेंटेनेंस, सारी प्रॉब्लम्स वो जब देखा उन्होंने, उसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी डालना पड़ता है, तो पानी डालने की वजह से उसमें मॉइस्चर रहता है। और पुराने ज़माने में जब हम कोलू पुराने ज़माने का यूज़ करते थे ना, तब हमारे जो पूर्वज थे वो ऑयल बनने के बाद उसको धूप में 3 दिन सुखाने रखते थे जिससे मॉइस्चर निकल जाए, मॉइस्चर निकल जाए, नहीं तो फंगस आ जाएगा। हाँ,
अभी ये कोई नहीं करता, अभी डायरेक्टली निकाल दिया और वैसे ही पैक कर दिया। हमें उतना बताया जाता है कि वुड प्रेस है, ओके है, बट वो ऑक्सीडेशन शुरू है वो किसी को पता नहीं है। इसलिए आप देखिए जो वुड प्रेस मशीन है वो 3 महीने बाद उसका बदबू आना शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन लोग पता नहीं लकड़ी घानी को इतना वो करते हैं, लेकिन ये बहुत टीडियस प्रोसेस है। बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस थी। फिर शेल्फ लाइफ कम था, तो उनको लगा हाँ हमने गलती किया। फिर किसी ने सुझाव दिया, फिर वो गए गुजरात में, सूरत में गए, वहाँ पे दूसरी एक मशीन लेके आए। उस मशीन में हीटर था और निकाल रहे तो 20 किलो 30 किलो ही प्रोसेस हो रहा है, और उसमें भी गियर बॉक्स का प्रॉब्लम, वियर एंड टियर का प्रॉब्लम, और वो कुछ बना नहीं पा रहे थे। तब तक उनका ऑलरेडी 6 लाख चला गया था, और घर वाले भी अभी गालियाँ देने लगे थे कि ये क्या कर रहे हैं आप। तब उनको एहसास हुआ कि हमने एक कुछ गलत किया है, और जिसने यानी उन्हीं के नज़दीक के आदमी के पास जो अपनी मशीन थी वहाँ वो चले गए, उनका एक्सपीरियंस सुना, फिर वापस आ गए अपने यहाँ पे। मशीन उन्होंने देखा, अब ऑलरेडी उनको अनुभव आया था कि क्या होता है, क्या ड्रॉबैक्स है। यहाँ उन्होंने सारे चेक किए, उनको तसल्ली हो गई कि हाँ यही सही डिसीजन था। प्रैक्टिकली आप को बताऊं, उन्होंने दोस्तों से पैसे लिए और फिर 4 लाख वाली नहीं, 5.25 लाख वाली मशीन लेके गए, और बड़ी मशीन लेके गए। और उनका ये एक्सपीरियंस था कि जो लोग उनके पास आके वेटिंग कर रहे थे, तो उनको पता चला कि अब ये फास्ट मशीन आ गई है। प्रैक्टिकली 2 महीने में उन्होंने 2 ही महीने में 80 टन प्रोसेस किया। माय गुडनेस। और 80 टन तो बहुत ज़्यादा है। 80 टन यानी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, हर दिन 800 किलो 900 किलो। और सीज़न का पीरियड था, 5 महीना उनका सैफ्लॉर उनके पास बहुत बड़े पैमाने पे आता है, तो उसमें से उनको सिर्फ 2 ही महीने मिले। लकड़ी घानी के मुकाबले तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हाँ, यानी 80 टन जब उन्होंने प्रोसेस किया, 10 रुपया उनका 1 किलो की प्रोसेसिंग को सैफ्लॉर का था। और बहुत सारे लोग जो खल छोड़ के जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो जब खल छोड़ के जाते हैं तो और 2-3 रुपया बच जाता है, यानी 12-13 रुपया पर केजी उनको प्रोसेसिंग में पड़ जाता है। तो ऑन एंड एवरेज जब उन्होंने चेक किया तो 2 ही महीने में उनका 10 लाख का काम हो चुका था। मशीन की कॉस्ट से भी डबल हो गया। उन्होंने पैसे घर वालों के जो लिए थे वो वापस दे दिए, दोस्तों के वापस दे दिए, और आज की डेट में वो हर दिन 700 से 800 किलो, कभी 600 किलो भी होता है, कभी 200 किलो भी होता है, और कभी कभी 1500 किलो भी होता है। तो आज की डेट में वो बहुत सेटिस्फाइड है। उन्होंने अपना खुद का ऑयल ब्रांड भी निकाला है, और जैसे मैंने कहा जालना डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका प्लेस है, वहाँ से वो पूना, बॉम्बे, बैंगलोर, वहाँ पे उनके ब्रांड का ऑयल ऑनलाइन भी बेच रहा है। वेरी नाइस। मतलब कस्टमर का भी काम कर रहे हैं और अपना ब्रांड निकाल के भी सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ मॉइस्चर का भी इशू खत्म हो गया, कोई इशू ही नहीं है, पानी कब डालना है उसका भी इशू नहीं है, मॉइस्चर का भी इशू नहीं है, और पूरी तरह से नेचुरल ऑयल है, बहुत नेचुरल। वेरी नाइस। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, यानी बहुत सारे लोग पहले प्राइस के लिए चेक करते हैं। मेरा ये कहना रहता है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, मैं आपको कहूँगा कि मैंने एक कहावत सुनी थी, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोगों को क्या लगता है कि शुरू में बिजनेस कर रहे हैं ना तो सेम ही दिखता होगा। तो मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि जब भी आप कोई कम कीमत पे, हमें भी पता है कि वो कम कीमत पे दे रहे हैं, फिर भी हम कम कीमत पे नहीं दे पा रहे, उसका रीज़न है। तो वो आप ज़रूर रीज़न चेक कीजिए, आप आइए, विज़िट कीजिए, तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद यानी पूरा नॉलेज होने के बाद जो डिसीजन लेंगे दैट इज़ ओके। तो शेखर सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत तरीके से लोगों की मदद करी, आपने अपनी मशीनों की क्वालिटी मेंटेन करी, भले ही वो महंगी हों, पर आपने कहा कि आपके जो कस्टमर्स हैं, जो अपने कस्टमर्स को सर्व करेंगे, उनको अपने बिजनेस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ ना हो, उनका पैसा डूबे नहीं। यू केयर्ड फॉर देयर मनी, मतलब एक एक पाई जिसे कहते हैं कीमती है, वो आपने ध्यान रखा। तो यहाँ पे एक डर और भी होता है, खासकर जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो पहली बार बिजनेस कर रहे होते हैं, कॉलेज से निकल के आए हैं या स्कूल से निकल के आए हैं, या ड्रॉप आउट्स हैं, या फिर जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं लेकिन घर वाले भी चाहते हैं और खुद से भी चाहते हैं कि कुछ करें, और 4 पैसे वो जुगाड़ कर लेते हैं बड़ी मेहनत से कैसे भी। तो उस केस में वो डर जो होता है, उस डर को कैसे हमारे जो यंग लोग हैं
जो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं उस डर को कैसे निकालें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया सर। बेसिकली ये डर सब में होता है। कोई अगर सर्विस किसी को नहीं मिल रहा है, कोई जस्ट कॉलेज का कंप्लीट करके वो अभी बिज़नेस में आना चाहते हैं या नौकरी मिलना उनको मुश्किल हो रहा है और अब क्या करें वो समझ में नहीं आता। घर वाले तो बोलते हैं कि आप नौकरी कर लो, सेफ़ है, सब है, और नौकरी तो नहीं मिल रही। जैसे अभी आज की सिचुएशन आप देखेंगे तो प्राइवेट भी अगर कहीं जगह खाली है या गवर्नमेंट की जगह खाली है तो हज़ारों एप्लीकेशन आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत है और डिमांड काफ़ी लोगों की ज़्यादा है और सैलरीज़ कम है। तो ऐसी परेशानी में उनको बिज़नेस तो शुरू करना है, बट वही डर है कि हम जितना जमा पूंजी है, घर वालों का जमा पूंजी है, वो वेस्ट ना हो जाए, हम फेल ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यानी सर्विस नहीं मिल रही इसलिए बिज़नेस करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सॉफ्टवेयर में भी थे, 2-2 लाख उनको सैलरी थी, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनको वो मॉडर्न एज के लेबर बन चुके थे। मीन्स जाना है सुबह और पूरा काम करना है और फिर वापस घर पे आके थक के सो जाना है। मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड है, मोनोटोनस जॉब जी। और फिर उनको फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो जाएगा एक जगह पे बैठ के। तो इससे भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, बट उनको ये डर रहता है कि हम बिज़नेस करेंगे तो फिर हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे हम फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, डरते भी हैं। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास हमने देखे लोग जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी टाइम नहीं जा रहा और रिटायरमेंट का कुछ पैसा है, बट वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। बहुत सारे जो रिटायर हो जाते हैं लेकिन वो यंग होते हैं बिल्कुल। हाँ, देखा जाए तो हमारे खास करके जो फौजों से निकल के आते हैं या आर्म फोर्सेस से या पुलिस से निकल के आते हैं, वो तो बहुत यंग होते हैं, बहुत यंग होते हैं। इवन एज्ड लोग, अभी मेरे पास तो लास्ट में फिटनेस बहुत अच्छी होती है, फिटनेस अच्छी है। और लास्ट कुछ दिनों पहले का ही एक एक्सपीरियंस है। बीएमसी में काम किए वाले, बेस्ट में काम किया था उन्होंने और वो रिटायर हो चुके थे 58 की एज में। उनका एक बेटा मेडिसिन्स में है और वो दूसरे स्टेट में है। अब रिटायरमेंट के बाद वो आ गए, बॉम्बे का लाइफ ठीक नहीं है बोल के गाँव में, बट अब टाइम नहीं जा रहा और बिजनेस करना है, बट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वालों को यही लगता है कि हम रिस्क ना लें। उसका रीज़न भी बहुत लाजमी है क्योंकि कोई उनको बताने वाला नहीं है क्या सही है क्या गलत। यहीं पे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। हमारे इंडिया में बिज़नेस कम्युनिटीज़ जो है, जैसे हम मारवाड़ीज़ ले, गुजराती ले, सिंधी ले, ये लोग जो भी उनका लड़का सीखेगा या नहीं सीखेगा, उसको बिज़नेस में जब आना है ना तो उसको पहले सिखाते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए कौन सा बिज़नेस नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बिज़नेस फैमिली से लोग आते हैं ना, उनको उनका जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। मीन्स 100 अगर बिज़नेस फैमिलीज़ में के लोग बिज़नेस में आते हैं तो नियरली 95 to 98% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। You know the tricks of the trade। हाँ, तो उनको सारे मालूमात है कि क्या करना है क्या नहीं है, और घर वालों उनको जो एक्सपीरियंस है और नया जोश और पुराना एक्सपीरियंस, इनका जो मेल है ना वो काफ़ी उनको अच्छा आगे लेके जाता है। ये कॉमनली बहुत सारे लोगों में नहीं रहता क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है, उनके घर में किसी ने नौकरी नहीं की, फर्स्ट जनरेशन है, उनके घर में किसी ने बिज़नेस नहीं किया तो वो नौकरी से ही सेटिस्फाइड है, वो नौकरी को ही बोलते हैं कि ये सेफ है कर लो। बट हमने ये देखा कि जो लोग हम ऐसे प्रॉब्लम्स में है ना, उनके लिए हमने बिज़नेस ट्रेनिंग रखा कि क्या करना चाहिए, कैसे उनको बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए और क्या क्या गलतियां हैं जो वो अगर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये सारे जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हम देते हैं और वही मेजर फ़र्क हो जाता है लोगों में कि जब उनको सारी चीज़ें पता है कि 100 चीज़ें हमें करनी है और ये 2 चीज़ नहीं करनी है, तो वो उनका सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग नहीं लेते हैं।
यानी तो आप ये जो ट्रेनिंग रखते हैं वो कितने दिनों पे रखते हैं? जो मेरे दोस्त अगर ये करना चाहें तो क्या ये उन सब के लिए है और देश भर में कहीं से भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं? हाँ नहीं, ये ट्रेनिंग हम कैसा है, ये सारे बिजनेस सीक्रेट्स हैं। तो जो लोग हमसे जुड़ते हैं ना, उन्हीं को हम हमारे तरफ से ट्रेनिंग देते हैं। वैसे उनको ट्रेनिंग लेना है तो बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वो ले सकते हैं, बट हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो प्रॉपरली हमारे साथ जो जुड़ते हैं उन्हीं को हम कुछ बिजनेस ट्रिक्स वगैरह जो भी है, सक्सेस मंत्रास जिसे हम बोल सकते हैं, वो देते हैं। तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। जैसे यू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फेलियर एंड आप जो सक्सेस रेट बढ़े उसके लिए पूरा उनको प्रिपेयर कर देते हैं पहले से। प्रिपेयर कर देता है। जैसे नौकरी में भी या कोई सर्विस में भी लगता है ना सर, चाहे 10,000 की भी सर्विस हो तो वहाँ उनको पहले काम सिखाया जाता है कि आप ये कर लो, ऐसे करो। डूज एंड डोंट्स तो आना ही चाहिए। हाँ, बट बिजनेस में ऐसा बहुत बार होता नहीं है। वो क्या होता है, वो लोग अपनी मशीन सेल करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जुड़ें तो वो डूज एंड डोंट्स जो हैं वो प्रॉपर हों और वो जेन्युइन हो। तो आपकी ट्रेनिंग मतलब एक तरह से उन्हीं लोगों के लिए है, कस्टमाइज है, जो आपसे जुड़ेंगे। जी राइट। क्योंकि हम हमारे जो मशीन्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड उनको बिजनेस में क्या करना है, कैसे डिमांड है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएं, रॉ मटेरियल कैसे परचेस करें, कहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बेचें, डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, लोग उनकी तरफ कैसे आए, वो सारी छोटे मोटे चीज़ें जो है वो स्टडीड है और वेल प्रूवन है, वो उनको बताते हैं। तो एक तरह से रास्ते काफ़ी खुल जाते हैं जब उनको पहले से पता है कि जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो उसको मार्केट कर पाएंगे, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते होंगे। क्योंकि लोग मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसको सेल नहीं कर पाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, वहीं पे हम ये बोलेंगे कि बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन जिसकी डिमांड नहीं है वो प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। और उसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग फूड इंडस्ट्री में जाते हैं तो कोई पेप्सी, हार्डनर वगैरह टाइप ऐसे बिज़नेस भी शुरू कर लेते हैं, कोई पैकिंग वाले बिज़नेस शुरू कर देते हैं और वहाँ पे उनको गांव-गांव जाके मार्केटिंग करना पड़ता है और हर दिन नया कस्टमर, हर दिन नया तरीका, तो वो काफ़ी दिक्कत भरे बिजनेसेस रहते हैं। तो जब आप बिज़नेस चूज़ करें तो आप प्रॉपर स्टडी करके कीजिए। हम तो ये कहेंगे कि आप भारत एग्रीटेक में भी अगर बिज़नेस देखते हैं तो आप पहले प्रॉपर भारत एग्रीटेक में हमारे लातूर में आइए, यहाँ डिस्कस कीजिए, उसके बाद आप सर्वे कीजिए। उस यानी जो पॉइंट हम बोलते हैं वो पॉइंट पे आप आपके एरिया में सर्वे कर सकते हैं। रिसर्च करें, मार्केट सर्वे और रिसर्च करके फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और उस हिसाब से आप बिज़नेस चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका आप बताते हैं लोगों को कि भाई हम आपका बिजनेस जो है वो रोबस्ट हो, सक्सेसफुल हो, आपकी मशीन अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाए और बहुत फास्ट बना पाए। तो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं आप, तो अब तक अगर मैं देखूं तो क्या पूरे भारतवर्ष में लोग आपसे जुड़े? कितने वर्ष हो गए आपको, कितने साल हो गए आपको? अभी तो बहुत साल हो गए। वैसे जैसे कोल्ड प्रेस हो गया वो तो 2015 से चल रहा है। उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स भी आगे हो चुके हैं और बहुत सारे, यानी लिटरली आप अगर ऊपर बात करें तो श्रीनगर में भी अपने मशीन लगे हैं। एक बार तो ऐसा किस्सा हो गया कि हमने कहा यार श्रीनगर में अपना मशीन लगाया है, तो एक ग्राहक को यकीन नहीं हुआ। वो बोला यार आप बोल रहे, झूठ बोल रहे, श्रीनगर में कहाँ ऑयल जाएगा और इतना दूर कौन लेके जाएगा। और प्रैक्टिकली जब हमने उनको बोला कि हाँ वहाँ लगा है, तो वो बोले मैं नेक्स्ट मंथ जम्मू जा रहा हूँ, वैष्णो देवी जाने वाला हूँ, वहाँ मैं जाके रुक के देख के आऊँगा और अगर वहाँ पे है तो फिर मेरा यकीन हो जाएगा। प्रैक्टिकली वो वहाँ गए, श्रीनगर गए। अच्छा, जम्मू से श्रीनगर गए, वहाँ जाके हमारे कस्टमर से मुलाकात की, वहाँ से फ़ोटो उन्होंने खींच के भेजा। हाँ यार यकीन हो गया और सही में ये जुड़े हैं। तो ऐसे पूरे इंडिया से मशीन हमने इंडिया में दिए हैं। जैसे श्रीनगर से लेके इधर तमिलनाडु तक है, केरला तक है, पश्चिम बंगाल में है, इवन त्रिपुरा गया है, बॉम्बे तो कॉमनली है ही है, गुजरात है, हर एरिया में, कच्छ में है, यानी ऐसा कोई नहीं है। इवन नॉर्थ ईस्ट में भी है मशीन्स अपने। तो
तो हर जगह पे है, नेपाल में है, बांग्लादेश में, मतलब विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप गए हैं। बेसिक नीड तो वही है सर, लोगों की ज़रूरत जो है वो अगर आप फुलफ़िल कर पाए। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ शेखर सर कि भारत की तरह ही काफ़ी हद तक देखा जाए तो अफ्रीका जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग मार्केट है और वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत होना बाकी है, इंडस्ट्री अभी है नहीं। तो कुल मिला के बहुत बड़ा स्कोप वहाँ पे है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, वो वहाँ रह भी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो वहाँ रीसेटल हो सकते हैं और वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उनके लिए आप किस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या अपनी मशीनें वहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, आप उनको सेटल कर पाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल, मशीनें हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं और अपनी मशीनें जैसे मैंने कहा कि इवन महिलाएं बहुत आसानी से वो हैंडल कर सकती है। यानी ऐसा कोई टेक्निकल इशू अगर आया और टेक्निकल पर्सन ही वहाँ लगेगा ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो अगर उनको हम जो टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं उससे उनका 90% सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अगर अंदर गया, मटेरियल अगर गया, नट बोल्ट अगर अंदर जाके मशीन में कोई टूट फूट हो गया तो ही रिप्लेसमेंट का ज़रूरत है, अदरवाइज़ किसी को कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है शेखर सर कि आप महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर लातूर में बैठे हैं और देश भर में आप अपनी मशीनें दे रहे हैं और लोग उससे स्वरोजगार कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, लोगों के मन में होता है कि सब्सिडी मिले, लोन मिले तो ही वो बिज़नेस करेंगे। तो आप क्या कहते हैं? क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि लोन मतलब लोन लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको तरह तरह से चीज़ें करनी पड़ती हैं और अगर आप चुका पाएंगे, आप कमा पाएंगे और चुका पाएंगे तो वो भी कोई बुराई नहीं। पर ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं तो लोन मतलब लोन। तो आप क्या कहते हैं? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या सब्सिडी मिलना चाहिए तभी बिज़नेस शुरू करना चाहिए? क्या लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आपका क्या अनुभव है दूसरे लोगों का और आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए सर, सजेस्ट तो मैं ये करूँगा कि आप बिज़नेस शुरू करें। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लोन लेके ही बिज़नेस शुरू करें, बट होता क्या है कि जैसा आपने बहुत सही तरह से कहा कि अगर हम लोन लेने जाए तो पहले तो हमारा इंडिया है, यहाँ पे बैंक वालों को ये तसल्ली होनी चाहिए कि ये लोन रीपे कर पाएगा। जो फर्स्ट जनरेशन है उनको बिज़नेस का अनुभव नहीं है, तो लोन लेने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे स्कीम्स हैं, यानी सब्सिडीज़ भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्कीम्स हैं, बट क्या होता है कुछ लैकुनाज रहता है, कुछ लूप होल्स रह जाता है कि जिससे मीन्स बैंक वालों को भी प्रेशर रहता है कि मैं अगर पैसा दूं सब्सिडी के लिए तो लोग नहीं ले रहे। गवर्नमेंट का तो विचार बहुत अच्छा है कि लोग बिजनेस करें, उनको सपोर्ट हो फाइनेंशियल, इसलिए सब्सिडी मिले। बट यहाँ बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं कि कुछ लोग ये करते हैं कि चलो सब्सिडी के लिए वो बिज़नेस शुरू कर देते हैं, तो वो जो टारगेट है या जो सपोर्ट गवर्नमेंट देना चाहती है वो लोग नहीं ले पाते जी। तो मेरा भी सुझाव यही है कि जब आप शुरू करेंगे तो छोटे पैमाने से शुरू करके आप खुद का बिज़नेस एक लेवल पे ले जाए, समझें उस बिज़नेस को, क्योंकि अगर आप लोन लेंगे तो लोन की किस्तें भी शुरू हो जाएगी, उसका प्रेशर भी आपको रहेगा। और जब आप खुद छोटे इन्वेस्टमेंट से, जैसे अभी मैंने कहा कि अपने बिज़नेस ऐसे भी है जो आप 5 लाख में आज क्या होता है, यानी 5 लाख जैसे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हैं और उसका अनुभव लेके आप फिर गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं बड़े उसको पैमाने पे ले जाके। जैसे अभी वुड पैलेट का मैंने आपको कहा कि 10-12 लाख में भी वुड पैलेट का शुरू कर ले, और आगे चल के ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वुड पैलेट का उनको मार्केट पता है अभी, और वो 50-50, 70-70 लाख का यूनिट्स लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। तो उस पैमाने पे आपको सब्सिडी में जाना बहुत अच्छा है जब आपको पता है कि आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, जानते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम जो है वो लोन या सब्सिडी की बजाय अपनी लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, जितनी चादर उतने पैर पसारें। और एक बार बिजनेस जम गया, सक्सेसफुल हो गए और उसको स्केल करना है, तब वो अपना लोन पे या सब्सिडी पे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास तो थोड़ा भी पैसा नहीं है, फिर मैं कैसे शुरू करूं। उसका भी एग्जाम्पल मैं बताता हूं। एक कस्टमर है,
उनका मीन्स किसान थे, पहले बिजनेस था वो फेल हो गया, फिर किसानी की, कोरोना के पीरियड में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और प्रैक्टिकली उनको जेब में 3,000 रुपये थे। 3,000 रुपये। बिज़नेस तो शुरू करना था उनको, अब लगा कि अब घर चलाना है, 2 बच्चे हैं, फैमिली है चलाने के लिए, और घर वालों का दूसरा यानी उनके बड़े भाइयों का वगैरह सपोर्ट नहीं था। अब 3,000 जेब में और बिज़नेस करना है तो कैसे करें। वहाँ पे उन्होंने दोस्तों के साथ डिस्कस किया और उनके लकीली दोस्त ऐसे निकले कि यहाँ भारत एग्रीटेक में दोस्त ही लेके आए, उनका पैसा खर्च करके गाड़ी में डीजल डाल के, और यहाँ उनको जब पसंद आया दोस्तों ने सभी ने मिल के उनको प्रैक्टिकली 50-50 हज़ार रुपये उनको हैंड लोन दिया और 7-8 लोगों से उन्होंने वो पेमेंट लेके बिज़नेस शुरू किया और पहले 3 ही महीने में उन्होंने उनका सारों का पेमेंट रीपे कर दिया। वेरी नाइस। तो ऐसे भी लोग हैं, यानी बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे सारे बिजनेसेस की कि हम ये कहते हैं जैसे कोई भी बिज़नेस शुरू करना है ना, लोगों को परेशानी रहती है कि जगह कहाँ है, हम तो गांव में रहते हैं या हम तो छोटे शहर में रहते हैं या मार्केट में जगह नहीं है। तो ये सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल बोलूँ, एक कस्टमर तो कोरोना के पीरियड के बाद, वो पहले पूना में सर्विस करते थे, गांव में 3 ही एकड़ ज़मीन था और धाराशिव बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे परांडा बोल के तालुका है, उस तालुका प्लेस से 20 किलोमीटर गांव है और गांव से 5 किलोमीटर अंदर खेत है। 3 एकड़ ही खेत था और उनको पूना का फिर जो लाइफ है कोरोना के पीरियड में सबको बहुत एक्सपीरियंस बहुत आए, जिसकी वजह से लोगों को लाइफ जीने का एक नज़रिया अलग मिल गया कि भाई हम लाइफ जीना है, हमें मॉडर्न एज का लेबर नहीं बनना है। हाँ, बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। हाँ, तो वो उन्होंने डिसाइड किया मैं शहर में जाके आराम से अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ और आराम से गांव में रह के करूँगा। प्रैक्टिकली उन्होंने उनके खेत में जो 5 किलोमीटर गांव से दूर है वहाँ पे अपना मशीन लगाया और वहाँ पे उन्होंने थोड़ा माउथ पब्लिसिटी बोल सकते हैं, या हमने जो उनको आइडियाज़ दिए थे उससे काफ़ी अच्छा लोगों को आइडिया आया कि यहाँ ये हो रहा है काम। कौन सी मशीन थी सर? वो कोल्ड प्रेस थी, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया और उनके खेत में छोटा शेड लगा दिया उन्होंने और ख़ुद का छोटा काम शुरू कर दिया और हर दिन 300 से 400 किलो ही उनको एवरेज मिलने लगा, मीन्स लोग लाके क्रश करने लगे। बट 300-400 किलो में ही उनका हर दिन का 3-4 हज़ार कमाई हो रहा था, यानी महीने का उनको अच्छा खासा इनकम हो रहा है, जो पूना के लगभग 3-4 गुना ज़्यादा इनकम था। 2-2 लाख रुपए लोग कमा ले रहे हैं वो छोटी सी कोल्ड प्रेस मशीन से। मैं तो ताज्जुब में हूँ कि इतने तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इतनी सैलरी नहीं देते हैं जी, और वो भी अपने घर में रह के सर, यानी कहीं जाना नहीं है। लोग उनके पास आके बोल रहे हैं हमारा पहले निकाल के था। अभी कैटल फीड के लिए भी ऐसा होता है कि 2 महीने पहले बुकिंग आ रही है सर। ऐसे ऐसे कस्टमर हैं हमारे जो वो खुद यकीन नहीं कर रहे कि ये भी ऐसा भी बिजनेस होता है कि 2 महीने पहले कस्टमर बुकिंग दे के जा रहा है। जी, तो शेखर सर मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी जर्नी ना सिर्फ खुद तय की है, बल्कि आपने लोगों के लिए ऐसे रास्ते बना दिए हैं जिस पे लोग चल के अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं। अब आपके लिए अगली मंजिल कौन सी है? व्हाट इज़ योर फ्यूचर स्ट्रेटजी? फ्यूचर स्ट्रेटजी इतनी है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस कर पाए, फर्स्ट जनरेशन हो या रिटायर्ड हो या महिलाएं हो, और ख़ुद के मीन्स जो गांव है शहर है वहाँ पे अपना बिज़नेस करके वो अच्छा खासा अर्निंग कर पाए। तो उनको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेनिंग दे पाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट दे पाए। बहुत बड़ा स्कोप है हर जगह में, क्योंकि इंडिया लगभग 140 करोड़ लोगों का देश है और हर सेगमेंट में काफ़ी बड़ा स्कोप है। तो आगे हम भी ऐसे ही बिजनेसेस बनाते जाएंगे, मॉडल्स जिसमें लोग अच्छा कर सकें और उस हिसाब से लोगों को हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनके सक्सेस के लिए दे पाएँ। बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि
शेखर जी ने जो भी जानकारी दी है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं समझता हूँ बहुत उपयोगी है, क्योंकि रास्ते बनाना, लोगों को मंजिल तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये ऐसे रास्ते हैं जो बड़े मनोरम हैं, पैनोरामिक हैं, जहाँ पे आपको चलने में बड़ा मज़ा आएगा। अब पता नहीं मंजिल किसको मिली, लेकिन सफ़र अगर अच्छा कट जाए, जीवन अगर अच्छा कट जाए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ पे जब सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, आप कम्युनिटी की परवाह करते हैं, अपने समाज, अपने परिवार की परवाह करते हैं और उनके साथ रह के काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो सफ़र बहुत अच्छा लगता है। वो जो समय कटता है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि आप अपने लोगों के बीच में रहते हैं, तो समझ बहुत बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो मैं इस पॉडकास्ट में शायद मैं ना पूछ पाया हूँ शेखर जी से। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है बिज़नेस की, क्योंकि जो उनका कनेक्ट है उनके कस्टमर्स के साथ में, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है। और मैं समझता हूँ उसको इस कॉन्वर्सेशन से ही आप तक पहुँचाना ये संभव नहीं होगा। तो अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं कि उनसे कोई स्पेसिफिक बिज़नेस की बात करें, तो ज़रूर उनकी कंपनी को विज़िट करिए। सर, एक बार मुझे अपनी कंपनी का पता बता दीजिए मेरे दोस्तों को डायरेक्ट, जो अगर कोई फ़ोन नंबर भी हो तो। जी, फ़ोन नंबर तो आप नीचे अवेलेबल करा ही दीजिए। हमारी जो कंपनी है भारत एग्रीटेक, वो लातूर में है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे MIDC में है अपनी कंपनी। आप गूगल पे भी भारत एग्रीटेक अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारे लातूर फैक्ट्री का एड्रेस भी मिल जाएगा। और फ़ोन नंबर तो आप अभी स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरी आप के दर्शकों को यही गुजारिश है कि बहुत सारे वो सवाल पूछते हैं, फ़ोन पे ही उनको बहुत सारे जवाब चाहिए रहता है, और काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं, व्यस्तता रहती है, तो आपको आपकी तसल्ली के अनुसार जवाब भी नहीं मिल पाते, तो बहुत बार तो फ़ोन भी लगना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारी लाइनें चलती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फ़ोन पे चाहिए कुछ जवाब, तो जितना हम दे पाए उतना देंगे, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज आप छोड़ दीजिए। अगर फ़ोन हम आंसर भी नहीं कर पाए तो आपको व्हाट्सअप के माध्यम से हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे। और कस्टमर अगर यहाँ विज़िट करके अगर बिज़नेस के मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स समझ पाए, तो उनको रिसर्च करना बहुत अच्छा रहेगा, आसान हो जाएगा, और उनको ज़्यादा इजीली वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। वेरी नाइस। मैं कहता हूँ कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहला काम होता है खुद के लिए निर्णय लेना। अगर आप अपने जीवन की डोर अपने हाथ में चाहते हैं, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो निर्णय लीजिए दोस्तों। और निर्णय जानकारी के आधार पे लेने चाहिए, हाँ या ना में लेने चाहिए, पर निर्णय ज़रूर लेना चाहिए। जो लोग फेंस सिटर्स होते हैं, ना दीवार के उस तरफ जाते हैं ना दीवार के इस तरफ कूदते हैं, वो फिर दीवार पे ही टंगे रह जाते हैं। तो समय को व्यर्थ नहीं करिए, जानकारी जुटाइए, मार्केट सर्वे रिसर्च करिए, मिलिए, भारत एग्रीटेक को विज़िट करिए, शेखर जी से अपने सवाल डायरेक्ट पिच करिए। और मैं समझता हूँ कि जब आप निर्णय लेंगे तो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच पाएंगे, और ये सफ़र तो बहुत सुहावना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स।